हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है नाइट डायलर। इस प्रॉब्लम में हमें एक चेस नाइट दिया हुआ है। नाइट हमारा किस तरह से मूव करता है? 2.5 कदम। टू मूव्स एक डायरेक्शन में, फिर एक मूव साइड वाली डायरेक्शन में। जैसे यहाँ से ये 2.5 कदम मूव करके यहाँ पर जा सकता है। फिर टू मूव्स अप में, वन मूव राइट में। टू मूव्स अप में, वन मूव लेफ्ट में। टू मूव्स लेफ्ट में, वन मूव अप में। इस तरह से हमारा नाइट 8 पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। साथ में हमें एक फोन का डायलिंग पैड दिया हुआ है। स्टार्टिंग में हमारा नाइट किसी भी सेल पर स्टैंड कर सकता है। जैसे यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इन 10 में से किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। हमें एक इंटीजर n दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि कितने डिस्टिंक्ट फोन नंबर्स ऑफ लेंथ n वी कैन डायल। और डायल कैसे करेंगे? नाइट की मूवमेंट से। जैसे नाइट स्टार्टिंग में यहाँ पर है तो नेक्स्ट डिजिट हम कौन सा प्रेस कर सकते हैं? आइदर हमारा 6, 2 अप 1 राइट, या फिर 4, 2 अप 1 लेफ्ट। नाइट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट डिजिट को प्रेस कर सकते हैं। हमें एन डिजिट का यूनिक फोन नंबर निकालना है और हम नाइट की मूव के अकॉर्डिंग ही शुरू कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में हम किसी भी पोजीशन पर हो सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर हम वैलिड नाइट मूव्स को फॉलो करें तो हम कितने यूनिक फोन नंबर्स डायल कर सकते हैं एन लेंथ के। और क्योंकि आंसर काफी बड़ा हो सकता है तो हमें 10⁻9 + 7 इससे मोड लेकर उसे रिटर्न करना है। जैसे हम एग्जांपल दिया, अगर हमारा n 1 है, 1 है मतलब हम एक ही मूव चल सकते हैं। तो एक मूव क्या होगा? स्टार्टिंग में जो हमें 10 नंबर्स दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, हमारे डायलिंग पैड पर ये 10 डिजिट है। तो हम किसी भी नंबर पर स्टैंड हो जाए वो हमारा एक मूव हो गया। तो टोटल हम कितने डिस्टिंक्ट डायल कर पाएंगे? 10 डिजिट, जितने हमारे डिजिट होंगे। तो वही हमारा आंसर हो गया। अगर हमारा n2 है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम 0 1 2 किसी पर भी स्टैंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में हम 0 पर स्टैंड कर रहे हैं। 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हम 0 से 4 और 6, जो हमारा डायलिंग पैड था उसमें अगर हम मूव्स देखें तो 0 से केवल 4 और 6 पर जा सकते हैं। तो अगर 0 पर स्टैंड करते हैं तो हमारे कितने नंबर बनेंगे? 0 4 1, 0 6 1, ये दो नंबर्स आएंगे। सिमिलरली 1 पर स्टैंड करेंगे तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 6 और 8, यहाँ पर जा सकते हैं। तो इससे हमारे ये दो नंबर आएंगे। सिमिलरली 2 पर स्टार्टिंग में स्टैंड करें तो उससे हमारे ये दो आएंगे। 3 पर करें ये दो आएंगे। 4 पर करें ये तीन आएंगे। 5 पर करें तो हम कहीं मूव नहीं कर पाएंगे। 6 पर करें तो ये तीन आएंगे। 7 पर करें तो ये आएंगे। 8 पर ये, 9 पर ये। तो टोटल हमारे 20 यूनिक फोन नंबर्स आ सकते हैं और वही हमें रिटर्न करना है। नाउ अगर हमें एक एन लेंथ का फोन नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? मान लो हम नाइट को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक स्टेप हो गया। हमारे पास n-1 कितने स्टेप बचे? फिर हम मूव करके मान लो यहाँ पर आ गए। फिर हमारे एक स्टेप और खत्म हो गया, n-2 बचे। और फिर 6 से हम कहाँ पर जा सकते हैं? इस 7 पर जा सकते हैं। तो 6 से मूव करके मान लो हम यहाँ पर आ गए। अब हमारे n-3 स्टेप्स बचे। और स्टार्टिंग में मान लेते हैं हमारा n 3 दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमारे 2 बचे, यहाँ पर 1 बचे, यहाँ पर 0 स्टेप बचे। तो हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 1 6 7। हमारा एक नंबर ये आएगा। सिमिलरली दूसरा नंबर हमारा क्या आ सकता था? हम 1 से 8 पर चले जाते, फिर 8 से 3 पर चले जाते, तो हमारा एक नंबर आ जाता 1 8 3। या फिर हम क्या कर सकते थे? 1 से 8 पर आए, 8 से वापस 1 पर चले गए, तो हमारा एक नंबर क्या बन जाता? 1 8 1। तो इस तरह से हमारे मल्टीपल नंबर्स बन सकते हैं। जो भी हमारे नाइट के वैलिड मूव होंगे हम उसको परफॉर्म करके मल्टीपल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इन नंबर्स को फाइंड आउट कैसे करें? हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी पड़ेगी। सारी पॉसिबिलिटीज हमारी क्या है? जैसे हम किसी भी डिजिट पर स्टैंड करें, 1 पर स्टैंड कर रहे हैं, तो इससे जो जो वैलिड मूव्स है, जहां जहां पर मैं जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ पर जा सकता हूँ? 6 पर जा सकता हूँ, 8 पर जा सकता हूँ। फिर मैं 6 से कहाँ कहाँ पर जा सकता हूँ? 6 से अगर मैं देखूँ तो 1 पर जा सकता हूँ, 7 पर जा सकता हूँ, 0 पर जा सकता हूँ। सिमिलरली 8 से कहाँ कहाँ पर जा सकता हूँ? 8 से अगर मैं देखूँ तो 1 और 3 इन पर जा सकता हूँ। फिर अगर मेरे अभी भी स्टेप्स बचे हैं तो मुझे इस लेवल को फर्दर और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कब तक एक्सप्लोर करूंगा? जब तक मेरे रिमेनिंग स्टेप्स जीरो नहीं हो जाते। जब मेरे रिमेनिंग स्टेप्स जीरो हो जाए, जैसे मान लो हमारा n3 होता, तो हम 1 से कौन कौन से फाइंड आउट कर सकते हैं? 1 से 6 8 पर गए, 6 से 1 7 0 पर गए, 8 से 1 और 3 पर गए। तो हमारे यहाँ पर स्टेप्स कितने बचेंगे? जीरो बचेंगे। एक स्टेप हमारा यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। यहाँ पर जीरो बचेंगे, यहाँ पर जीरो बचेंगे, यहाँ पर जीरो बचेंगे, यहाँ पर जीरो बचेंगे। तो जो भी हमारा पाथ होगा, जैसे 161, 167, 160, 181, 183, ये हमारे 3 डिजिट के फोन नंबर्स हो जाएंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है? हमें एक इंडेक्स से शुरू करना है। उससे हम जहां जहां पर जा सकते हैं वो हमें ट्राई करना है। फिर उससे फर्दर हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं हमें उनको एक्सप्लोर करना है। और जब भी हमारे रिमेनिंग स्टेप जीरो आ जाए हमें वहां पर इक्वेशन को टर्मिनेट करना है। और वो जो भी पाथ हमने फॉलो किया होगा वो हमारा एक नंबर हो जाएगा। यानी कि हमारा एक काउंट वहां से इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक नंबर यहाँ से आया, एक नंबर यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से।
सेम चीज हमें टू के लिए करना पड़ेगा। अभी हमने वन को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट माना था, हम टू को भी एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते थे। हमारा नाइट 10 पोजीशन में से कहीं पर भी हो सकता है, तो हम टू को भी स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते थे। तो टू से हमारा एक रिकर्शन ट्री बनेगा। हम थ्री को भी स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते थे, फोर को भी, फाइव को भी, सिक्स को भी, सेवन को भी, एट को भी, नाइन को भी, टेन को भी। हमें हर एक डिजिट को स्टार्टिंग पॉइंट मानना पड़ेगा, फिर उससे सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और हमारा रिकर्शन टर्मिनेट कब होगा? जब हमारे स्टेप्स जीरो रह जाएंगे। हर एक मूवमेंट के बाद हमारा स्टेप वन से डिक्रीमेंट होगा, और जब हमारे स्टेप जीरो आ जाएंगे, यानी कि हमें एक वैलिड फोन नंबर मिल गया, हम अपने आंसर को वन से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो सिंपली हम रिकर्शन लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे टोटल वेज निकाल सकते हैं। हमारा बेसिक रिकर्शन किस तरह से दिखेगा? हमें नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हुए थे, हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने थे। हम स्टार्टिंग में किसी भी सेल जीरो, वन, टू, थ्री, अप टू नाइन किसी से भी शुरू कर सकते थे। तो हमें हर एक के लिए रिकर्शन ट्री बनाना पड़ेगा, हर एक के लिए वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और उनको फिर ऐड करना पड़ेगा। और क्योंकि हमारा आंसर काफी बड़ा आ सकता है, तो हमें मोड लेना पड़ेगा। हमारा रिकर्शन किस तरह से रहेगा? एक हमारे अभी कितने स्टेप्स रिमेनिंग है, और एक अभी हम किस डिजिट पर है, ये रहेगा। बेस केस क्या था हमारा? जब हमारे रिमेनिंग स्टेप जीरो हो जाए, तो उस केस में हमें एक वैलिड नंबर मिल गया, तो हम वन रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या करना था? सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना था। सारी पॉसिबिलिटीज क्या है? अभी हम जिस डिजिट पर हैं, वहां से हम जहां जहां पर मूव कर सकते हैं, जहां जहां पर मूव कर सकते हैं वहां पर हम मूव कर जाएंगे, और अपने स्टेप को वन से डिक्रीमेंट कर देंगे, और अगेन उसका मोड ले लेंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट काफी बड़ा आ सकता है, और उन वेज को रिटर्न कर देंगे। तो हर एक डिजिट के लिए जब हम उनको सम कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? मान लो हमें कुछ n स्टेप्स दिए हुए हैं, हर एक स्टेप्स में मान लो हमारी कुछ x पॉसिबिलिटीज है, तो हम हर एक स्टेप पर सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई कर रहे हैं। तो हमारी x रेज टू पावर n इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। जितने हमारे स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप पर जितनी पॉसिबिलिटीज है, उतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। x रेज टू पावर n एक्सपोनेंशियल हो गई, काफी ज्यादा हो गई। हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही हैं, तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं? मेमोइजन, यानी कि डीपी लगा सकते हैं। उसके लिए आप नोट करो, हमारे रिकर्शन में हम एक तो अभी कितने रिमेनिंग स्टेप्स हैं, और अभी हमारा करंट डिजिट क्या है, ये दो चीजें लेकर चल रहे थे। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि हमें स्टार्टिंग में फोर स्टेप्स दिए थे, हमने करंट डिजिट वन से शुरू किया, तो हम क्या कर सकते थे? हम वन से सिक्स पर जा सकते थे, फिर सिक्स से वापस वन पर आ सकते थे। अब अगर हम देखें, हमारे रिमेनिंग स्टेप कितने रह जाएंगे? टू रह जाएंगे। हमारा डिजिट क्या आ गया? वन आ गया। सिमिलरली अगर हमने स्टार्टिंग सेवन से की होती, हम क्या करते? सेवन से सिक्स पर जाते, सिक्स से फिर वन पर जाते। एक बात ये भी पॉसिबल था। अगेन हमारे क्या होते? स्टार्टिंग में फोर स्टेप्स थे, हम सेवन से शुरू कर रहे थे, हमने दो स्टेप लिए, सेवन से सिक्स, सिक्स से वन पर गए। तो अगेन हमारे रिमेनिंग स्टेप कितने रह गए? टू रह गए। और हमारा करंट डिजिट क्या है? वन है। हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है। तो अगर हम इन सब प्रॉब्लम्स का रिजल्ट पहले से स्टोर करके रख ले, तो हमें इनको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और हम टाइम बचा सकते हैं। जैसे टू वन, ये एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या था? हम वन से सिक्स पर गए थे, तो हमारे स्टेप्स कितने बचे थे? थ्री। और हमारा करंट डिजिट क्या था? सिक्स। सिमिलरली जब हम सेवन से सिक्स पर गए थे, तो हमारे रिमेनिंग स्टेप कितने बचेंगे? थ्री। और हमारा करंट डिजिट क्या होगा? सिक्स। अगेन हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होगी। हम क्या करेंगे? हम इन सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट को मेमोराइज कर लेंगे। और मेमोराइज कैसे करते हैं? जो हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स होते हैं, रिमेन और डिजिट, ये दोनों चेंजिंग वेरिएबल है, इतने साइज का हम एक 2D वेक्टर बना लेते हैं, और फिर अपने रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले इसमें उनका आंसर स्टोर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? हम एक 2D वेक्टर बना लेंगे, किस साइज का? जितने हमारे स्टेप्स हैं और जितने हमारे डिजिट, डिजिट कितने थे? 10 थे, और स्टार्टिंग में उसको माइनस वन से इनिशियलाइज कर देंगे कि अभी हमने इसकी स्टेट्स को कैलकुलेट नहीं किया है। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस वन की जगह कुछ और अपडेट हो जाएगा, और हम ये डीपी एरे हमारे रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। हमारे रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेस केस चेक करेंगे, उसके बाद ये चेक कर लेंगे कि क्या इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। कर लिया है तो यहीं से इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, अदरवाइज सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करो। सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करने के बाद हम क्या करेंगे? हम रिजल्ट को रिटर्न कर देते। रिटर्न करने से पहले हम हमारी डीपी में इसको स्टोर कर लेंगे, ताकि हम यहाँ पर इसको रीयूज कर सकें। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमारी टोटल स्टेट्स कितनी होंगी? जितना हमारा ये 2D डीपी का साइज होगा। कितना साइज होगा? जितना हमारा n नंबर ऑफ स्टेप्स दिए, और इंटू 10, इतने हमारी टोटल स्टेट्स होंगी। और हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक सिंपल जितनी पॉसिबिलिटीज है, उससे जितने मूव्स है, उन पर लूप लगा रहे हैं। ये हमारा कुछ कांस्टेंट रहेगा, दो से तीन मूव रहेंगे हर एक स्टेप से, तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑफ n इंटू 10।
और सिमिलरली हमारा स्पेस भी क्या लगेगा हमारे इस 2D वेक्टर के लिए, n इंटू 10 इतना हमें स्पेस लगेगा। नाउ वन लास्ट थिंग, नॉर्मली हम एक पोजीशन से कितने मूव हैं वो कैसे चेक करते हैं। हमारा नाइट 8 पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। नॉर्मली हम इन ऑटो डायरेक्शन पर लूप लगाकर देखते हैं और फिर हम बाउंड्री चेक लगा लेते हैं कि क्या ये हमारा वैलिड रेंज में है। अगर रेंज में है तो उस पर मूव कर जाओ, अगर आउटसाइड बाउंड्री है तो उसको इग्नोर कर दो। नॉर्मली हम ये करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फोन बेड काफी छोटा सा है इसलिए हमारे मूव्स काफी कम होंगे। जैसे अगर मैं 1 से देखूं तो 1 से केवल मैं 6 पर और 8 पर जा सकता हूँ। 1 से केवल दो ही मूव है, 6 और 8। सिमिलरली 2 से अगर मैं देखूं 2 से 7 और 9 इन्हीं पर जा सकता हूँ। 3 से अगर मैं देखूं 3 से मैं 8 और 4 इन्हीं पर जा सकता हूँ। 4 से अगर मैं देखूं 4 से 3, 4 से 9, 4 से 0 इन्हीं तीन पर जा सकता हूँ। 3, 9 और 0। 5 से देखो, 5 से तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता। 5 से मेरा एम्प्टी रहेगा, मैं कहीं नहीं जा सकता। 6 से अगर मैं देखूं 6 से 1, 7 और 0 यहाँ पर जा सकता हूँ। 1, 7 और 0 यहाँ पर जा सकता हूँ। 7 से अगर मैं देखूं 2 और 6 इन पर जा सकता हूँ। 7 से मैं 2 और 6 यहाँ पर जा सकता हूँ। 8 से मैं 1 और 3 इन पर जा सकता हूँ। 9 से मैं 2 और 4 इन पर जा सकता हूँ। 0 से मैं 4 और 6 इन पर जा सकता हूँ। तो क्योंकि मेरे मूव्स काफी लिमिटेड है, हर एक डिजिट से 2 या 3 ही मूव्स हैं और टोटल डिजिट भी केवल 10 है, तो मैं चाहूं तो इनको पहले से एक वेक्टर में स्टोर भी कर सकता हूँ। मैं हर एक डिजिट के रिगार्डिंग उसके पॉसिबल मूव्स को पहले ही स्टोर कर लूं और फिर केवल इन पर लूप लगा दूं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी कर सकता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारी 8 डायरेक्शंस हैं उन सारी की सारी 8 डायरेक्शंस को ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा जो मूव है, जैसे 5 से देखूं मेरा ये मूव वैलिड रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आउटसाइड बाउंड्री जा रहा है तो इसको यहाँ से इग्नोर कर दूं, और अगर सेम रेंज में आ रहा है जैसे 9 से मेरा 2 ये वैलिड रेंज में आ रहा है तो ही उस पर मूव करो, तो वो भी परफेक्टली वैलिड है, मैं वैसे भी कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि एक तो हमारा ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है, ये जीरो इस तरह से आ रहा है, तो हमें एक तो इसका स्पेशल टेक केयर करना पड़ेगा, प्लस हमें हर बार आठों डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमारे मूव्स काफी लिमिटेड है और हमारे नंबर ऑफ डिजिट भी काफी स्मॉल है, 10 ही है। तो हम चाहें तो इसको पहले से एक वेक्टर में स्टोर भी कर सकते हैं। उससे हमें क्या होगा, हर बार एक डायरेक्शन में चेक करने की जरूरत नहीं है। जो जो पॉसिबल मूव्स है हम केवल उसी पर लूप लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक 2D वेक्टर मूव्स ले लेंगे। स्टार्टिंग में 0 से नेक्स्ट पर 0 के कोरस्पॉन्डिंग मूव्स, फर्स्ट पर फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन अप टू 9 के कोरस्पॉन्डिंग मूव्स। हम इन मूव्स को पहले से इस वेक्टर मूव में स्टोर कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम आठों डायरेक्शन में मूव करने की बजाय केवल जो उस डिजिट के कोरस्पॉन्डिंग मूव्स है ये हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखे हैं, हम केवल उन पर ही लूप लगाएंगे। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही केसेस में n इंटू 10 ही रहेगी। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 टाइम्स मूव करने के बजाय जो हमारे वैलिड मूव्स होंगे हम केवल उन पर लूप लगाएंगे। थैंक यू गाइस।